भारत के किसी भी राज्य में असली बॉस कौन है? मतलब कागजों पर तो देखिए राज्यपाल का नाम सबसे ऊपर होता है, लेकिन क्या सच में सत्ता की चाबी उन्हीं के पास होती है या फिर असली पावर मुख्यमंत्री के हाथ में है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे लोकतंत्र की पूरी कहानी बयां कर देता है। और देखिए, ये सवाल सिर्फ किताबी नहीं है। जब भी केंद्र और किसी राज्य सरकार के बीच थोड़ा भी टकराव होता है ना, तो यही सवाल सबसे बड़ा बन जाता है। तो चलिए इस पावर के खेल को समझते हैं और देखते हैं कि हमारा संविधान असल में ताकत देता किसे है। देखिए, इस पहेली का जवाब किसी राजनीतिक बहस में नहीं, बल्कि वो छिपा है भारत के संविधान की धाराओं में। तो चलिए फिर सीधे संविधान की वो किताब खोलते हैं और उन खास नियमों पर नजर डालते हैं जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री की भूमिकाओं को तय करते हैं। और ये भी देखते हैं कि दोनों के बीच पावर का बैलेंस कैसे बनाया गया है। तो संविधान का भाग 6, हाँ, यही वो चैप्टर है जहां राज्यों की सरकार की पूरी कहानी लिखी हुई है। मतलब हमारे सारे सवालों के जवाब यहीं मिलने वाले हैं। और अगर थोड़ा और गहराई में जाएं, तो अनुच्छेद 153 से लेकर 167 के बीच राज्य की जो कार्यपालिका है, यानी सरकार चलाने वाली टीम, उसकी पूरी रूपरेखा दी गई है। इन्हीं अनुच्छेदों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों का पूरा ब्यौरा है। तो कहानी के पहले किरदार हैं राज्यपाल। संविधान उन्हें राज्य का औपचारिक मुखिया मानता है, यानी डी ज्यूरे हेड। इसका मतलब है कि कानूनी तौर पर वे राज्य के सर्वोच्च अधिकारी हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अनुच्छेद 154 के हिसाब से राज्य की सारी कार्यकारी शक्ति, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर, राज्यपाल के पास ही होती है। उन्हें सीधे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर बने रहते हैं। ये पद उन्हें राज्य में केंद्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिनिधि बना देता है। अच्छा, अब आते हैं कहानी के दूसरे और सबसे शक्तिशाली किरदार पर, मुख्यमंत्री। तो अगर राज्यपाल कानूनी प्रमुख हैं, तो मुख्यमंत्री असली शक्ति का केंद्र हैं। मुख्यमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद, मतलब अपनी पूरी टीम के कैप्टन होते हैं, और यही टीम राज्य की असली कार्यकारी शक्ति का इस्तेमाल करती है। और सबसे बड़ी बात, वो और उनकी सरकार सीधे जनता द्वारा चुनी गई विधानसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं, किसी और के प्रति नहीं। तो हमारे पास एक संवैधानिक प्रमुख है यानी राज्यपाल और एक वास्तविक प्रमुख है यानी मुख्यमंत्री। तो फिर दोनों के बीच ये पावर का बैलेंस बनता कैसे है? संविधान इस जटिल रिश्ते को सुलझाता कैसे है? इसका जवाब हमें मिलता है अनुच्छेद 163 में। ये एक मंत्री परिषद बनाने की बात करता है, जिसके कैप्टन मुख्यमंत्री होते हैं। और इस टीम का काम क्या है? राज्यपाल को सहायता और सलाह देना। ये 3 शब्द, सहायता और सलाह, यही मुख्यमंत्री की असली शक्ति का स्रोत है। अनुच्छेद 164 इस प्रक्रिया को और भी साफ कर देता है। देखिए होता क्या है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं, जो आमतौर पर विधानसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। लेकिन इसके बाद बाकी सभी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। इसका मतलब सरकार कौन चलाएगा, ये पूरी तरह से मुख्यमंत्री ही तय करते हैं। तो अगर इसे संक्षेप में समझें, तो राज्यपाल राज्य के संवैधानिक या औपचारिक प्रमुख हैं, यानी डी ज्यूरे हेड, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यकारी या डी फैक्टो हेड हैं, जिनके पास शासन की असली बागडोर होती है। अनुच्छेद 167 इस रिश्ते को और भी ज्यादा स्पष्ट कर देता है। ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनाता है कि वे सरकार के सभी फैसलों की जानकारी राज्यपाल को दें। इससे साफ पता चलता है कि मुख्यमंत्री सरकार चलाते हैं और राज्यपाल को सिर्फ सूचित करते हैं, उनसे अनुमति नहीं लेते। तो इस पूरी संवैधानिक व्यवस्था का निचोड़ क्या है, और एक नागरिक के तौर पर ये जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है? इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है, राज्य में मुख्यमंत्री की वही हैसियत है जो पूरे देश में प्रधानमंत्री की होती है। जैसे प्रधानमंत्री देश के असली बॉस हैं, ठीक वैसे ही मुख्यमंत्री राज्य के असली बॉस हैं। तो हमारे शुरुआती सवाल का जवाब अब बिल्कुल साफ है। भले ही राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख हो, लेकिन सरकार का असली नियंत्रण मुख्यमंत्री के हाथों में ही होता है। नीतियां बनाना, फैसले लेना और सरकार चलाना, ये सब उन्हीं की जिम्मेदारी है। लेकिन ये चर्चा हमें एक और बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर असली शक्ति मुख्यमंत्री के पास है, तो फिर राज्यपाल की इस औपचारिक और संवैधानिक भूमिका का महत्व क्या है?
ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र में केंद्र राज्य संबंधों की गहराई को दिखाता है।